जय हिंद दोस्तों। अभी जो सामने आपके क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं, आज की जो क्लास है इन्हीं क्वेश्चनों का जवाब ढूंढने के लिए हम जो है क्लास करेंगे। क्वेश्चन आपके सामने है। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, चैप्टर कौन सा करने वाले हैं। चैप्टर जो अपना रहेगा यूनिट एंड मेजरमेंट यानी कि मापन और मात्रक वाला। क्वेश्चन कैसे बनते हैं इसमें, जैसे आपके सामने दिखाई दे रहा है कि निम्न में से सदिश राशि कौन सी है। शायद अभी कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिसको इस क्वेश्चन का भी जवाब नहीं पता होगा, लेकिन जब आप इस क्लास को पूरा कर लेंगे, अच्छे से समझ के कर लेंगे, तो ऐसे क्वेश्चनों का जवाब आप बिल्कुल आसानी से दे पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। यूनिट एंड मेजरमेंट, मापन और मात्रक से रिलेटेड क्वेश्चन आपका सामने दिखाई दे रहा है। एक क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूं, यहां पर प्रश्न पूछा क्या जाता है एग्जाम में, निम्न में से सदिश राशि कौन सी है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए वेक्टर क्वांटिटी। चार ऐसे ऑप्शन दिए रहते हैं, उसमें से आपको एक ऑप्शन आपकी समझ और आपके जो पढ़ा हुआ है उसके ज्ञान के आधार पर आपको एक क्वेश्चन इसमें से ऑप्शन सिलेक्ट करना पड़ता है। सिमिलरली एक क्वेश्चन इस प्रकार से आपको देखने को मिलता है कि हाउ इज द डेप्थ ऑफ द ओशियन इज मेजर्ड। समुद्र की गहराई किस में मापी जाती है। इसी तरह से चार ऑप्शन यहाँ पे दिए मिलते हैं, और इसमें से भी आपको अगर अच्छे से पढ़ा होगा आपने तो इन क्वेश्चनों का क्या है आप जवाब दे पाओगे। तो चलिए, चैप्टर का नाम रहेगा यूनिट एंड मेजरमेंट, और इसका जो पहला जो टॉपिक है आपका, यहां पर मापन की परिभाषा से स्टार्ट होता है, यानी कि मापन होता क्या है। बिल्कुल बेसिक से एकदम करवाई जाएगी क्लास, और अच्छे से समझ के इसको आपने स्टडी करना है। तो क्या दिया गया है कि डेफिनेशन ऑफ मेजरमेंट, क्या होता है मेजरमेंट, किस चीज को माप सकते हैं। कोई भी आपके आसपास की ऐसी चीज जिसको तुम एक माप तोल या एक तराजू के आंकड़ों के साथ उसको मेजरमेंट कर सको, वो आपका एक राशि या मापन कहलाता है। मापन के लिए आपको अलग अलग इकाइयां दी जाती हैं, या ऐसी चीजें जैसे किसी पदार्थ। सबसे पहले तो आपको यही पता होना चाहिए कि पदार्थ होता क्या है। साइंस जब हम पढ़ते हैं, विज्ञान जब हम पढ़ते हैं, तो पदार्थ के साथ हमारे को तीन अवस्थाएं मैनुअली दी जाती हैं, जिसको आप सॉलिड यानी कि ठोस, ठीक है, सॉलिड यानी कि ठोस, लिक्विड यानी कि द्रव्य, लिक्विड यानी कि द्रव्य, और एक आपकी यहां पर हो जाती है गैस, एक हो जाती है गैस। एक फोर्थ स्टेज पूछ ली जाती है पदार्थ की, एक फोर्थ स्टेज पदार्थ की पूछ ली जाती है, जिसमें आप क्या कहते हो, प्लाज्मा। जो फोर्थ स्टेज है वो क्या कहलाते हो, प्लाज्मा। ये कुछ पदार्थ होते हैं जो स्थान घेरते हैं, जिनका एक वॉल्यूम यानी कि आयतन होता है, उनको हम पदार्थ बोलते हैं। तो ऐसे पदार्थ या किसी वस्तु या किसी व्यक्ति से संबंधित भौतिक राशियां जैसे लंबाई, आयतन या समय का मानक मात्रकों की तुलना में शुद्ध संख्यात्मक मान। कहने का मतलब यह है कि कोई भी एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें हम जिसकी एक वैल्यू बता सकते हैं किसी यूनिट या किसी ऑब्जेक्ट की। जैसे मार्केट में आप लोग सब्जी लेने के लिए जाते हो, सब्जी लेने के लिए जाते हो तो वहां पर आप एक इकाई बोल देते हो, जिसमें आप बोलते हो कि यार मेरे को 2 केजी 3 केजी टमाटर चाहिए, आलू चाहिए, कुछ भी आप लोग ऐसी चीजें मेजरमेंट करते हो, सिर्फ आप एक किलोग्राम नाम लेते हो वहां पे। तो इसका मतलब किसी का अगर वजन या वेट, ठीक है ना, किसी का वजन या वेट मापने की बारी आती है तो आप किस में कहते हो, किलोग्राम में कहते हो। उसी प्रकार जब आपको कोई लिक्विड चीज लेके आनी है, जैसे कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह परचेज करके लानी है, 1 लीटर लेके आनी है, 2 लीटर लेके आनी है, 500 ml, तो आप वहां पर लीटर बोलते हो, किलोग्राम नहीं बोलते वहां पर। इसलिए आपको पता रहता है कि किसी भी तरल अवस्था को किस में मापा जा सकता है, लीटर में मापा जा सकता है। तीसरी चीज आपको पता है, जब आप मार्केट में कपड़ा लेने के लिए जाते हैं तो वहां पर आपको वो चीजें मीटर में कह के मांगनी पड़ती हैं, किलोग्राम और लीटर का वहां पर कोई काम नहीं रहता, और ये आप भी भली बात जानते हैं। अब इन्हीं चीजों के बारे में हम पढ़ेंगे, और एग्जाम में जब आता है तो अभी बच्चे क्या है एकदम से ऐसा भौचक्का हो जाते हैं कि कुछ पता ही नहीं चलता कि अब इस चीज को हम किस में मापे। जैसे लंबाई का मात्रक पूछ लिया जाता है, द्रव्यमान का मात्रक पूछ लिया जाता है, तो फिर वहां पर आपको आंसर देना मुश्किल हो जाता है। तो चलिए समझते हैं कुछ चीजों के साथ। यहां पर जो मापन है उसकी 4 इकाइयां दी जाती हैं या दी गई हैं, और ये हमने पढ़नी भी है और इनको समझना भी है। 4 इकाइयां पद्धतियां हैं कौन सी। एक तो आपको सुना होगा सीजीएस मात्रक, अब यहां पर शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है सीजीएस, आगे अगली स्लाइड में आपको इसके बारे में कंप्लीट बता दिया जाएगा। सीजीएस पद्धति, उसके बाद एक एफपीएस पद्धति, एक उसके बाद एक एमकेएस, और अब फिलहाल जो प्रचलित है वो क्या है, एसआई पद्धति। यानी कि एक आपके पास यहां पर कुछ मेथड्स हैं, एक सीजीएस मेथड, एक एफपीएस, एमकेएस और एसआई। क्या ये अलग अलग थे?
या इनमें प्रॉब्लम क्या आई, तब जाके आपके साथ क्या बनी थी, एसआई पद्धति को अपनाया गया था। प्रॉब्लम क्या आई वो चीज देखिएगा। प्रॉब्लम आने का मतलब है कि हम पूरे इंटरनेशनल सिस्टम पे हम चीजों को एक मान के चलें। फॉर एग्जाम्पल, जब आप लोग अभी कॉपी पेन लेके बैठे हो, ठीक है, कॉपी पेन लेके बैठे हो, अभी मैं आपको बताऊं कि जिस पेन को तुम पेन बॉल पेन कह रहे हो, यहां पर मैं जहां पढ़ा रहा हूं उसको पेंसिल कहते हैं, लेकिन जब तुम यहां पर आओगे तो उन चीजों में एक कंट्राडिक्ट पैदा होगा कि यार ये हमने तो पेन सुना है और यहां पर पेंसिल बोला जा रहा है। तो सेम इन पद्धतियों के साथ भी हुआ कि कहीं पर लेंथ को सेंटीमीटर में मापा गया, कहीं पर लेंथ को मीटर में मापा गया, कहीं पर लेंथ को किलोमीटर में। तो एक कंट्राडिक्ट पैदा हो रहा था कि यार कहीं हम मानने किस चीज में। तब जाके क्या आई थी, एक ऐसा ही मात्रक आया कि अभी इंटरनेशनल सिस्टम पे आप लंबाई को सिर्फ और सिर्फ किस में मान के चलोगे, मीटर में मान के चलोगे। तो कैसे, यहां पर है, जब आप सीजीएस पद्धति को पढ़ते हैं, सीजीएस पद्धति को पढ़ते हैं तो लेंथ को किस में मापा जाता है, सेंटीमीटर में मापा जाता है। सीजीएस पद्धति की बात हो रही है। उसके बाद में मास यानी कि द्रव्यमान को किस में मापा जाता है, ग्राम में मापा जाता है। और टाइम को किस में मापा जाता है, सेकंड में मापा जाता है। ये सीजीएस यानी कि सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड। और इस पद्धति को कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि और क्या कहा जाता है, तो इस पद्धति को हम दूसरी लैंग्वेज में अगर हम बात करें तो फ्रांसीसी प्रणाली भी कहा जाता है। यह बात आप सीजीएस के थ्रू याद रखिएगा। उसके बाद में अगला जो था आपके सामने एफपीएस यानी कि फुट, पाउंड और सेकंड। एफपीएस शॉर्ट बनता है फुट, पाउंड और सेकंड। इसकी एक्सपेंडेड अगर हम फॉर्म की बात करें, क्यों पढ़ रहे हैं मेरे भाई, ये पूछा तो ऐसा यूनिट से जाता है बट उसकी समझ जरूरी है। कई बार सीजीएस मात्रक भी पूछ लिया जाता है तो जरूरी नहीं है, लेकिन हम ये ऐसा तो नहीं है कि ऐसा ही पढ़ के चलें, जो पीछे का जो इसका हिस्ट्री है वो भी हमारे को जानना जरूरी है। लेंथ को, जब एफपीएस पद्धति है तो लेंथ को मापा जाता है फुट में। मापते हैं कि नहीं मापते, हम मापते हैं 1 फीट, 2 फीट, 3 फीट, आज भी प्रचलित है वो चीजें। मास को किस में मापते हैं, द्रव्यमान को पाउंड में मापते हैं। कहां मापते हैं, जब आप बर्थडे वगैरह पे केक वगैरह लेके लाने के लिए जाते हैं तो वहां पर आप केजी नहीं बोलते हो, वहां पर पाउंड बोलते हो। 1 पाउंड केक, 2 पाउंड केक। तो हम द्रव्यमान को किस में मापते हैं, पाउंड में। और थर्ड है टाइम, तो टाइम को तो किस में ही मापा गया, सेकंड में ही मापा गया। किस पद्धति में, एफपीएस में। इसको और क्या कहा जाता है, इस पद्धति को ब्रिटिश प्रणाली के नाम से भी जाना जाता है। एग्जाम में प्रश्न क्या पूछेगा कि एफपीएस पद्धति का अन्य नाम क्या है, तो वहां पर फ्रांसीसी पद्धति यानी कि फ्रांसीसी यूनिट्स बोल सकते हैं, या फिर आप लोग ब्रिटिश प्रणाली। तो जवाब आपका ब्रिटिश प्रणाली ही करेक्ट रहने वाला है। तीसरा जो हमने पढ़ा था ऊपर, जो हमने तीसरे के बारे में सुना था वो था एमकेएस पद्धति। तो ये एमकेएस क्या कहती है, यहां पर लेंथ मीटर में मापी जाएगी, यह हो जाएगा आपका किलोग्राम में। समय तो वही आपका स्टार्टिंग से ही चल रहा है, सेकंड में चलने लग रहा है। लेंथ जो है वो किस में माप लिया आपने, मीटर में। मास है वो किस में माप दिया आपने, किलोग्राम में। टाइम को किस में माप दिया आपने, सेकंड में। तो ये एमकेएस पद्धति की बात होने लग रही है। ये चीज ज्यादा कोई याद रखने वाली बात नहीं है, क्योंकि आपके आर्मी के एग्जाम में ऐसा कुछ नहीं पूछा जाता। बाकी अगर कोई और अभी इस वीडियो को देख रहा है तो वो आप याद रखिएगा कि इंजीनियरिंग और औद्योगिक क्षेत्रों में अभी एमकेएस पद्धति का कई बार यूज होता है। अदरवाइज ये आपके आर्मी के से रिलेटेड ये लास्ट वाली लाइन नहीं रहेगी। हाँ, ये जो है वो आपके इंपोर्टेंस रखती है। अगला है, यहां पर आपका हो जाएगा अभी जो लेटेस्ट जो चल रही हुई है और आपके एग्जाम में 100% 101% एक एग्जाम जो क्वेश्चन है वो इसी से रिलेटेड देखने को मिलता है। यहां पर है, इट वॉज एक्सेप्टेड एज द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट इन 1971। बात यह है कि ये कब अपनाई गई थी, 1971 में। क्वेश्चन में बकायदा पूछा जा चुका है कि एसआई पद्धति को कब से माना गया है, तो यहां कब से है भाई, 1971 से। वर्तमान में सबसे ज्यादा प्रचलित है, ये कोई बड़ी बात नहीं है, बस एसआई पद्धति है ये आपको पता होनी चाहिए। अभी यहां पर हमने मापन तो बहुत देख लिया कि भाई मापना किसको है, किस पद्धति में मापना है, कौन कौन से मेथड में यूज करना है। बट अब मापें किसको, क्या चीज होती है वो, तो वो सारी होती है भौतिक राशियां यानी कि फिजिकल क्वांटिटी। होती क्या है वो, भौतिक राशियां। अब आपको यह पता होना चाहिए कि भौतिक राशि होती क्या है। भौतिक राशि जिसको हम संख्या के रूप में, फॉर एग्जाम्पल मान लो तुम कितने हंसने लग रहे हो। अगर किसी थर्ड पर्सन को आपने यह बताना हो कि यार वो हंसने लग रहा था और उसने पूछ लिया कितना हंसा, ठीक है ना, उसने अगर आपसे पूछ लिया कि कितना हंसा, तो आप क्या बताओगे उसके लिए। उसके लिए आपके पास एक ही जवाब होगा कि यार वो हंसा था, बहुत हंसा था, बस इससे ज्यादा हम नहीं बता पाएंगे। अगर आपसे पूछा जाए कि यार वो रोने लग रहा था, तो अगर आपने किसी थर्ड पर्सन को यह बताना है कि वो कितना रोने लग रहा था, तो भी आपके पास कोई जवाब नहीं है। तो मतलब हंसना,
बोलना, रोना, ये सारी चीजें किसके अंदर नहीं आती हैं? भौतिक राशियों के अंदर नहीं आती हैं। तो आता क्या है? आता ये है मेरे भाई कि जैसे आपने किसी चीज का वेट मापना है, जैसे मैंने आपसे ही पूछ लिया कि आपका वजन कितना है, तो आप लोग एक वैल्यू बताओगे, सर ये मेरा जो वजन है वो 60 kg के आसपास है। आपसे मैंने आपकी हाइट पूछ ली कि यार आपकी हाइट जो है वो कितनी है, तो आप लोग वहां पर भी बताओगे सर मेरी जो हाइट है वो कितनी है, 170 सेंटीमीटर है। क्योंकि आर्मी में जब आप लोग जाते हैं तो वहां पर जब हाइट मापने की बारी आती है तो वहां पर आप सेंटीमीटर में काउंट करके बता देते हो। मैंने आपसे पूछ लिया कि यार आप जो एंगल है, कोई कोण है, तुम किसी कॉपी के ऊपर मैथमेटिक में एक कोण बनाते हो, तो मैंने आपसे पूछ लिया यार ये कितने डिग्री का कोण है, तो वहां पर भी तुम एक वैल्यू बता ही देते हो, सर ये 30 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, ये 50 डिग्री है। तो ऐसे वहां पर क्या हो जाएगा भाई आपका मेजरमेंट की, तो यानी कि वहां पर तुम वैल्यू बता पा रहे हो, वहां पर क्या बता पा रहे हो, एक वैल्यू बता पा रहे हो कि हाँ ये वैल्यू इतनी है। बट हंसना रोना, तो इसका मतलब तुम ये समझ चुके हो गया अभी इतनी बात से कि भौतिक राशियां होती क्या हैं। भौतिक राशियां मतलब जिसको हम एक वैल्यू में, एक माप में, एक परिणाम में दर्शा सकें, दिखा सकें, वो आपकी क्या होती है? फिजिकल क्वांटिटियां होती हैं। बाकी पर्सन इससे रिलेटेड अगर अभी मैंने 3 या 4 मिनट बोला तो इतनी बात पूछेगा कि निम्न में से कौन सी फिजिकल क्वांटिटी नहीं है या कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है। अगर पता होगा तो आप लोग उस चीज को बता पाओगे। तो चलिए, ये मैंने आपको बता दिया है कि यहां पर क्या लिखा था कि भौतिक राशियां कौन सी होती हैं, तो जिन्हें हम क्या करते हैं? संख्या के रूप में प्रकट कर सकें, उन्हें क्या कहते हैं? भौतिक राशियां। जैसे जनसंख्या आप बता सकते हैं, किसी भी स्टेट की जनसंख्या, किसी वस्तु की हम लंबाई को भी बता सकते हैं, किसी के प्रतिशत को भी हम बता सकते हैं। तो यहां पर आपकी सारी किसके अंदर आ जाएंगी? भौतिक राशियों में। भौतिक राशियों में मैं आपको बता चुका हूं, जैसे किसी का वजन पूछा तो तुम बताओगे 20 और गुना केजी, केजी बताना पड़ेगा, 20 भी बताना पड़ेगा, मतलब एक परिणाम देना पड़ेगा और एक उसका मात्रक बताना पड़ेगा कि आपको किस मात्रक में वो चीजें मेजरमेंट करनी है। चलिए अगला, तो अब क्या इन भौतिक राशियों को डिवाइड भी कर दिया क्या? देखो हर चीज जब आती है तो उसको क्या है, अलग अलग उस चीज में हम डिवाइड भी करके चलते हैं। तो यस, हमने उन भौतिक राशियों को डिवाइड भी किया है। किस में डिवाइड किया है सर? 2 पार्ट इसके हमने बना दिए अच्छे से समझने के लिए। क्या समझना है इसमें सर? एक तो भौतिक राशि ऐसी है जिसको मापन और मात्रक के आधार पर डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, और एक सर ऐसी है जिसको दिशा और परिणाम के आधार पर डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। अगली स्लाइड में जब पढ़ेंगे तो आपको ये चीज समझ में आएंगी कि मापन और मात्रक में कैसे डिवाइड किया और दिशा और परिणाम के आधार पर कैसे डिवाइड किया है, ये चीजें। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि हाँ यार भौतिक राशियां हैं, उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया जरूर गया है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले स्लाइड में। इसमें क्या लिखा है जो आपने ऊपर पढ़ा कि यार मापन और मात्रक के आधार पर जो है वो चीजों को डिवाइड किया, तो कैसे किया? तो उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया। एक जिसमें आपकी मूल राशि हो जाएगी, दूसरी आपकी व्युत्पन्न राशि हो जाएगी, और तीसरी इसमें आपकी पूरक राशि हो जाएगी। अभी भी यहां पर भी आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाता है तो बस इतना ही कि मापन और मात्रक के आधार पर जो यूनिट है वो कितने पार्ट में डिवाइड है, तो 3 पार्ट में डिवाइड है, मूल राशि, व्युत्पन्न राशि और पूरक राशि। उसके बाद में जो आपने पढ़ा था कि यार ये जो दिशा और परिणाम के आधार पर जो है वो कौन सी हैं? मापन और मात्रक के आधार पर तो तुमने पढ़ ली कि मूल मात्रक है, यानी कि फंडामेंटल यूनिट हैं, ड्राइव्ड यूनिट हैं और सप्लीमेंट्री यूनिट्स हैं। बट डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड के आधार पर अगर हम बात करें तो किसके ऊपर आ जाएगा भाई? दिशा और परिणाम। एक तो आपका स्केलर क्वांटिटी बोली जाती है, बहुत बार और हैंडेड हर एग्जाम में, एसएससी, जीडी, आर्मी, किसी भी एग्जाम में एक सदिश और अदिश के ऊपर क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है। यहां पर आपका आता है वेक्टर क्वांटिटी यानी कि सदिश राशि। स्केलर क्वांटिटी तो अदिश होगी और वेक्टर क्वांटिटी यानी कि सदिश होगी। यहां पर अभी समझने के लिए आपको बस इतना पता होना चाहिए कि यहां पर सदिश दिशा के साथ है और यहां पर बिना दिशा यानी कि बगैर दिशा के यहां पर काम चलता है। अदिश बगैर दिशा के, सदिश यानी कि दिशा के साथ में। बट इसको और फर्दर अगर हम आगे समझना है तो आगे चलना पड़ेगा, और आगे क्या है देखिएगा। यहां पर है कि जो आपने स्टार्टिंग में पढ़ी मापन और मात्रक के आधार पर, किसमें पढ़ी भाई आपने? मापन और मात्रक के आधार पर। जो पहला जो लाइन में लिखा हुआ था वो लिखा हुआ था मूल राशियां। मूल राशियां मतलब वे राशियां जिसको किसी अन्य की जरूरत ना पड़े, मतलब अपने आप में वो स्वतंत्र हैं और मापी जा सकती हैं, तो वो कौन सी राशियां होती हैं? मूल राशियां। जैसे अगर मैं आपको एक अपनी डेली लाइफ के एग्जांपल पे समझाऊं तो यहां पर एक जैसे मिट्टी है, मिट्टी का प्रयोग करके क्या बनाई जाती है?
ईंट बनाई जाती है, और ईंट का प्रयोग करके क्या बनाया जाता है, घर या मकान बनाया जाता है। तो ये मिट्टी है, ईंट बनाने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी, मिट्टी की पड़ेगी। मतलब ये मूल नहीं है, मूल इसमें क्या था, मिट्टी थी, आपकी सैंड जो थी वो मूल चीज थी। मिट्टी आपके अर्थ के ऊपर बहुत सारी है, आप उसको कलेक्ट करोगे तब जाके ईंट बनेगी। तो इसी प्रकार ये जो राशियां हैं, मूल राशियां, तो ये अपने आप में स्वतंत्र हैं, इनको किसी की जरूरत नहीं है, तो वो क्या कहलाई जाएंगी, मूल राशियां। एग्जाम में प्रश्न क्या पूछेगा कि वे राशियां जो अन्य राशियों से स्वतंत्र होती हैं क्या कहलाती हैं। यहां पर आपसे पूछ लेगा फंडामेंटल यूनिट है, या फिर वो ड्राइव्ड यूनिट है, या वो सप्लीमेंट्री यानी कि मूल मात्रक है, व्युत्पन्न मात्रक है, या फिर पूरक मात्रक है, क्या है, तो आपको जवाब पता होना चाहिए। बढ़ते हैं आगे। अब यहां पर आपने मूल मात्रक पढ़े हैं, और ये आपका एग्जाम का मेन पार्ट जिसकी हम बात करते हैं। अभी तक जो जितनी स्लाइड आई हैं ये सिर्फ और सिर्फ इस चीज को समझाने के लिए। कभी एकदम से अगर हम किसी को बताएं कि ऐसा यूनिट क्या होती है तो शायद वो ना समझे, बट अगर उसको ये पता चल गया कि हाँ यार मात्रक मापने वाली चीज होती है, 4 पद्धतियां हुई थी इसकी, और सबसे लास्ट में जो आती है और सबसे लेटेस्ट जो चल रही है वो आपकी कौन सी हो जाएगी, एसआई मात्रक हो जाएगी। तो चलिए अब एग्जाम में क्या पूछा जाता है और कैसे, देखिए यहां पर पूछा जाता है कि लंबाई का एसआई मात्रक क्या है, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ लेंथ, देन हम बोलते हैं मीटर। अब ये मीटर आप चाहे किसी देश में चले जाओ, कहीं पर भी चले जाओ, आपको लंबाई का जो एसआई यूनिट पढ़ने को मिलेगा वो क्या मिलेगा, मीटर ही मिलेगा। उसके बाद में मास यानी कि द्रव्यमान। द्रव्यमान क्या होता है भाई, वजन और द्रव्यमान में फर्क होता है भाई। एक वजन हम बात करते हैं, एक द्रव्यमान में, अर्थ के ऊपर दोनों ही अप्रोक्सीमेटली सेम होते हैं, बट जैसे हम बोलते हैं कि अगर एक मनुष्य का जो वजन है अर्थ के ऊपर 60 केजी है, तो वो 60 केजी पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल यानी कि पृथ्वी की ग्रेविटी की वजह से होता है। चंद्रमा पे जाएंगे तो ग्रेविटी 1/6 है। इसका मतलब अगर हम यहां पर 60 केजी के हैं, अर्थ के ऊपर अगर हम 60 केजी के हैं, तो चंद्रमा पर हम कितने के हो जाएंगे भाई, 10 केजी को जाएंगे। तो बस यहां पर ग्रेविटी खत्म होगी और यहां पर ग्रेविटी थी, तो जब ग्रेविटी खत्म हो जाए तो उसको क्या बोलते हैं, द्रव्यमान कहा जाता है। बाकी चलो ये चीज अभी समझने का आगे और स्लाइड आएंगी। तो मास यानी कि द्रव्यमान, इसको किस में मापा जाता है, किलोग्राम में मापा जाता है, जहां पर भी मास की बात आती है। समय सेकंड में मापा जाएगा। टेम्परेचर यानी कि तापमान, केल्विन में। अब कई बच्चे यहां पर सेल्सियस भी ढूंढते हैं, सेल्सियस भी ढूंढते हैं, एक फारेनहाइट भी पूछते हैं, फारेनहाइट भी। लेकिन भाई मैंने आपको पहले ही बता दिया, इस समस्या को ही खत्म करने के लिए तो ऐसा ही मात्रक थी ना, कि अलग अलग लेवल पे, अलग अलग जगह पे, अलग अलग चीजों में न मापें, तभी तो ऐसा ही आया। और एसआई में सभी कंट्रीज जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने क्या माना कि भाई टेम्परेचर को किस में माप लेते हैं, एसआई मात्रक में, केल्विन में माप लेते हैं। तो यहां पर आपका केल्विन हो जाएगा। उसके बाद आगे बात है विद्युत धारा। विद्युत धारा जो आपके घरों में चलते हैं, फैन वैन चलते हैं, प्रेस चलती हैं, गाड़ी या जो भी आप यूज करते हैं इलेक्ट्रिसिटी इक्विपमेंट, तो वहां पर विद्युत धारा की बात होती है। और विद्युत धारा को मापने के लिए ऐसा यूनिट आपकी क्या हो जाएगी, एम्पियर हो जाएगी। आपके घरों में वोल्ट मीटर भी लगा होता है, ठीक है, एक एमीटर भी लगा होता है। तो वोल्ट मीटर में वोल्टेज मापते हो और एमीटर में विद्युत धारा यानी कि। और फिर भी नहीं देखा तो आप लोगों ने क्या है, अपने गाँव में घरों में सबमर्सिबल लगा रखे होंगे, ठीक है ना, पानी के लिए सबमर्सिबल लगा रखे होंगे। वहां पर आपको उस जो क्या बोलते हैं, स्टार्टर बोलते हैं उसको, उसमें आपको 2 मिलेंगे, एक पे लिखा मिलेगा वी, एक पे लिखा मिलेगा एम्पियर। तो ये जो है एमीटर होता है, ठीक है ना, एमीटर होता है, और इसमें क्या मापी जाती है, एम्पियर यानी कि विद्युत धारा मापी जाती है। उसके बाद आता है पदार्थ की मात्रा, तो ये मापी जाती है किसमें, मोल में। पदार्थ की अगर मात्रा की बात आती है तो ये आपकी मापी जाती है मोल में। और लुमिनस इंटेंसिटी, ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता को किसमें मापा जाता है, कैंडेला में। अब ये ज्योति तीव्रता क्या होता है, कोई लाइट कितनी दूर तक जा सकती है वो आपकी ज्योति तीव्रता समझ के चलिएगा। फॉर एग्जांपल जैसे आप लोग खेतों वगैरह में जाते हैं और एक हैंड टॉर्च लेके जाते हैं, वहां पर हैंड टॉर्च लेके जाते हो आप, ट्यूब लाइट नहीं लेके जाते। आपके घर में जो ट्यूब लाइट लगी होती है वो लेके आप खेत में जाओगे क्या, नहीं जाओगे, क्योंकि ट्यूब लाइट की ज्योति तीव्रता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और जो हैंड टॉर्च होती है उसकी जो ज्योति तीव्रता अगर हम बात करें, लुमिनस इंटेंसिटी, वो बहुत ज्यादा दूर तक जाती है। सिमिलरली हम इसका उल्टा भी नहीं कर सकते। घरों में लाइट लगाने के लिए क्या जो आप खेतों में लाइट लेके गए वो लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते, उसके लिए ट्यूबलाइट। तो ट्यूबलाइट के लिए हम मापते हैं लुमिनस फ्लक्स की बात आती है वहां पर, आगे हम पढ़ेंगे उसके बारे में। बट अभी तक के लिए याद रखिएगा, लुमिनस इंटेंसिटी ज्योति तीव्रता, मतलब ज्यादा लंबी दूरी तक अगर जाए तो इसको हम किस में माप लेंगे, कैंडल से, याद रखना, कैंडेला में। एक और क्वेश्चन यहां पर पूछा जाएगा, यहां पर आपने डिजिट देखा होगा 7। तो जो ये फंडामेंटल जो यूनिट हैं, या जिसको हम मूल मात्रक बोले, इनकी संख्या एग्जाम में पूछी जाती है, कितनी होती है, 7। तो मूल मात्रकों की जो संख्या है वो कितनी मानी जाएगी, 7 मानी जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पर है दूसरी जो चीज हमने पढ़ी थी, मापन और मात्रक के आधार पर हमने पढ़ा था मूल मात्रक, अभी अभी आपने किया कि 7 संख्या होती है,
और उनके आपने यूनिट किसको किस में मापते हैं। व्युत्पन्न मात्रक पढ़ा, तो इसमें व्युत्पन्न मात्रक में आपकी वे राशियां जो मूल, याद रखिएगा, जो मूल राशियों की सहायता से प्राप्त होती है उनको क्या बोला जाता है, व्युत्पन्न। नहीं समझे तो सुनिएगा। जैसे मैंने किसी चीज की लंबाई मापने के लिए बोला और तुम्हारी ही लंबाई की बात की मैंने, चलो मैं तुम्हारी ही लंबाई की बात करूं कि एक बच्चा आर्मी में भर्ती देखने लग रहा है, उसकी हाइट कितनी है, 173 सेंटीमीटर है, 172 सेंटीमीटर, तुमने फटाक से बता दिया, एक मेजरमेंट टेप लेके आए और माप के बता दिया। बट अगर मैं आपसे एक खेत के क्षेत्रफल के बारे में पूछता हूं, एरिया के बारे में पूछता हूं कि यार इसकी जो लंबाई है ना, लेंथ है, वो 30 मीटर है और चौड़ाई जो है वो 10 मीटर है, तो बताओ क्षेत्रफल कितना होगा। अब आपको ये क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, किसकी मदद लेके, इस लंबाई और इस लंबाई की, लेंथ इनटू ब्रेथ करके निकालना पड़ेगा। इसका मतलब जो क्षेत्रफल है वो अपने आप में स्वतंत्र नहीं था, उसको निकालने के लिए किसी दूसरी यानी कि लंबाई की जरूरत पड़ी, इसलिए इसको क्या बोला गया, ड्राइव्ड यूनिट यानी कि व्युत्पन्न मात्रक बोला गया। इससे रिलेटेड बहुत आपसे कम ही पूछता है, बाकी ऐसा यूनिट से रिलेटेड ज्यादा है, तो आप बस इसमें इतना याद रखिएगा कि इसको बनाने के लिए ड्राइव्ड यूनिट को तो मूल राशियों की जरूरत पड़ती है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है सप्लीमेंट्री यूनिट। इन दो मात्रकों के अलावा सप्लीमेंट्री यूनिट में क्या आता है, कुछ ये समतल कोण। समतल कोण मतलब जब आप एक 90 डिग्री का कोण बना देते हो, लो भाई 90 डिग्री, यहां पर आप बना देते हो लो भाई 30 डिग्री, यहां पर आप बना देते हो लो भाई 45 डिग्री, तो मतलब ये जो कोण है, अब इसको डिग्री में न माप के यहां पर हम किस में माप लेंगे, रेडियन में। किस में माप लेंगे, रेडियन में। अब ये रेडियन क्या होता है, जैसे मान लो आपने यहां पर 90 डिग्री का कोण बनाया था, अगर मैं इसको पूरा ऐसे मेजरमेंट करके पूछूं तो आप बताओगे सर ये 180 डिग्री का एंगल हो गया ये पूरा। अब इसी 180 डिग्री एंगल को मैं क्या बोलता हूं, पाई रेडियन बोलता हूं। क्या बोलता हूं, पाई रेडियन। मतलब पाई रेडियन की वैल्यू 180 डिग्री हम मान के चल सकते हैं। बस इस रेडियन को खत्म करने के लिए हमने यहां पर समतल कोण डिग्री को खत्म करने के लिए क्या बनाया, रेडियन बनाया। घन कोण सॉलिड एंगल स्टेडियन, तो यहां पर सॉलिड एंगल जो होता है उसको किस में मापा जाता है, स्टेडियन में मापा जाता है। ये दो बात आप याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगली स्लाइड की तरफ। यहां पर है मेरे भाई, अभी तुमने पढ़ा था दिशा और परिणाम के आधार पर। किस पर पढ़ा था, दिशा प्लस परिणाम। दिशा प्लस परिणाम के आधार पर, यानी कि एक आपकी यहां डायरेक्शन थी, एक यहां पर डायरेक्शन थी और प्लस यहां पर मैग्नीट्यूड था, ठीक है ना। दिशा और परिणाम के आधार पर हम जब चीजों को मापने के लिए निकलते हैं तो उसमें सबसे पहले नंबर आता है किसका, सदिश राशि यानी कि स्केलर क्वांटिटी। और एग्जाम के लिए फेवरेट क्वेश्चन रहता है इनसे, क्योंकि बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन इन्हीं में रखते हैं कि सदिश क्या होती है और अदिश राशि क्या होती है। तो यहां पर अदिश राशियां मतलब वे भौतिक राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए केवल और केवल परिणाम की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं, अदिश राशियां कहलाती है। दोज फिजिकल क्वांटिटी विच इज require only magnitude and not direction to express them or called scalar quantity। मतलब क्या, मतलब वही कि आपसे मैंने आपका तापमान पूछा, आपसे मैंने आपका तापमान पूछा और तापमान पूछने के बाद तुमने बोला कि यार तापमान जो मनुष्य का वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। ये बात आपने सिर्फ एक और मैग्नीट्यूड यानी कि एक परिणाम में बता दी कि 37 डिग्री सेल्सियस। मैंने आपसे वजन पूछा, तुमने बता दिया 60 kg। तुमने सिर्फ एक वैल्यू बता के काम को खत्म कर दिया, 60 kg। तो ये होती हैं अदिश राशियां। मतलब इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको एक परिणाम यानी कि एक नंबर बताने की जरूरत होती है और कहानी आपकी खत्म हो जाती है। तो ये आपकी क्या आ जाएंगी, अदिश राशियां। लेकिन हैं कौन सी अदिश राशियां, अदिश यानी कि स्केलर क्वांटिटियां कौन सी है, तो ये आपके सामने है, जरूर इनको नोट करके चलिएगा। जैसे डिस्टेंस, जब आप चलते हैं तो सिर्फ आपको एक वैल्यू बतानी होती है, मैं 10 किलोमीटर गया, यानी कि डिस्टेंस की कहानी पूछने का आंसर का क्वेश्चन का आंसर दे दिया, तो डिस्टेंस किस में आ जाएगी, अदिश में, क्योंकि और चीज बताने की जरूरत नहीं। किस डायरेक्शन में गए, पॉजिटिव डायरेक्शन में, नेगेटिव डायरेक्शन में, डजेंट मैटर, बट आपने सिर्फ एक बताया कि मैं दूरी चल के आया हूं। मास, द्रव्यमान, अदिश में आएगी, यानी कि स्केलर क्वांटिटी। किसके अंदर आ जाएंगी ये सारी, स्केलर। ये सारी की सारी जो है स्केलर क्वांटिटी। डेंसिटी, घनत्व मापना है, वो भी आपका किस में आएगा, स्केलर में। टेम्परेचर, तापमान की बात आती है, स्केलर क्वांटिटी। समय, सिर्फ आपको एक वैल्यू बताने की जरूरत होती है, सदिश या अदिश राशि यानी कि स्केलर। पावर, अदिश राशि। फ्रीक्वेंसी यानी कि आवृत्ति, किस में आ जाएगा, अदिश राशि। हीट यानी कि उष्मा। स्पीड यानी कि चाल को भी अदिश में काउंट करेंगे। वॉल्यूम अदिश। कार्य अदिश। इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा अदिश। एनर्जी, ऊर्जा अदिश। प्रेशर, दाब अदिश। और चार्ज, आवेश। मतलब ये सारी की सारी किसके अंदर हैं, स्केलर क्वांटिटियों में। तो एक बार इस चीज को याद रखिएगा
और इन चीज़ों को समझिएगा। आगे जब हम नेक्स्ट जो क्लास करेंगे ना उसमें आपको बताएंगे भी कि डेंसिटी होता क्या है, फ्रीक्वेंसी होता क्या है, कैसे मापते हैं। अभी तो सिर्फ आपको एक यहाँ पर नंबर दिखाया गया है कि आप इसको एक बार रिवाइज कर लें। चलिए बढ़ते हैं आगे। आगे क्या पूछा, चलो अभी हम थोड़ा सा जान लेते हैं सदिश राशियों के बारे में। अब इसमें क्या खास बात है कि वे फिजिकल क्वांटिटी विच रिक्वायर मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। यस भाई, इसमें परिणाम के साथ साथ क्या है, दिशा की भी आवश्यकता होती है। दिशा की आवश्यकता कैसे? फॉर एग्जाम्पल मैंने आप लोगों को बोल दिया कोई गाड़ी है और एक पहाड़ी पर खड़ी है और बिल्कुल पहाड़ी के एंड पॉइंट पर खड़ी है, मान लो ये एंड पॉइंट, और आपकी गाड़ी यहां पर खड़ी है। मैंने आपको बोला यार थोड़ा धक्का लगाना, मतलब फोर्स लगाना, इसको थोड़ा पुशअप करना, तो तुम क्या करोगे, इधर बहुत गहरी खाई है और इधर रोड है, तो तुम्हारे को इस पे फोर्स तो लगाना पड़ेगा ना, बल तो लगाना पड़ेगा इसको हटाने के लिए। लेकिन अब बल लगाओगे किस डायरेक्शन में? क्या इधर खड़े होके इधर लगा दोगे? अगर इधर खड़ोगे इधर लगा दिया तो वो गाड़ी गई गड्ढे में। इसलिए आपको वहां पर एक डायरेक्शन देखनी पड़ती है कि किस डायरेक्शन में आपको चाहिए। तो आप यहां पर खड़े होके इस साइड डायरेक्शन में लगाओगे ताकि ये गाड़ी रोड पे आ जाए। तो यहां पर अच्छा, दूसरा, चलो ये तो तुमने डायरेक्शन देख ली, बल कितना बल लगाना पड़ेगा, मतलब परिणाम भी देखना है। फिर वही बात कि यहां पर आपकी गाड़ी खड़ी थी, आपने इस पे फोर्स लगाना है, कितना लगाओगे? और अगर मैं इस पहाड़ी पे बताऊं कि यहां पर एक फुटबॉल रखा है, तो यहां पर फोर्स की मात्रा यानी कि बल की मात्रा तो लगानी पड़ेगी ना। यहां पर तुम एक देसी लैंग्वेज में अगर बोलोगे तो ज्यादा लगाना पड़ेगा, और यहां पर क्या लगाना पड़ेगा, कम, क्योंकि ये फुटबॉल है, कम बल में भी काम कर देगी, ये ज्यादा बल में काम करेगी। डायरेक्शन दोनों के लिए ही देखनी है, डायरेक्शन दोनों के लिए ही देखनी है, किस डायरेक्शन में चलना है। इसका मतलब ये हुआ, आपको समझने के लिए जो बेस्ट एग्जाम्पल है वो फोर्स है। बेस्ट एग्जाम्पल जो है फोर्स, क्योंकि इसमें मैग्नीट्यूड की तो जरूरत पड़ती ही है, साथ में डायरेक्शन भी। अगर आप दो बच्चे हो घर में, एक बच्चा इस साइड, ये कोई लकड़ी का टेबल है, एक बच्चा इस डायरेक्शन में लगा है, तो तुम किस साइड में, अगर इसको हटाना है घर में किसी दूसरे रूम में शिफ्ट करना है, ये बच्चा इस साइड फोर्स लगाएगा, ये बच्चा इस फोर्स, तो ये क्या हिलेगी क्या? नहीं, यहाँ पर नेट फोर्स, कुल बल है जो जीरो हो जाता है। कहने का मतलब ज्यादा न समझ के इतना समझ लो कि यस, बल जो है इसमें एक बल तो लगाना ही लगाना है, कितना लगाना है वो भी देखना है, किस डायरेक्शन में आपने लगाना है वो भी देखना है। तो ये सारी किसके अंदर चली जाती है? सदिश यानी कि वेक्टर क्वांटिटी। तो क्या कोई ऐसी वेक्टर क्वांटिटी है जिसको हम याद कर पाए? यस, वेक्टर क्वांटिटियों के अंदर आपका ये सारी चीजें आएंगी। यहां पर आपका वेक्टर क्वांटिटी यानी कि सदिश, ठीक है ना, सदिश यानी कि वेक्टर क्या क्या है? विस्थापन है, वेग है, एक्सेलेरेशन यानी कि विस्थापन, वेग वेलोसिटी, एक्सेलेरेशन त्वरण, फोर्स बल, मोमेंटम संवेग, वेट भार, इंपल्स आवेग। तुमने ऊपर पढ़ा होगा द्रव्यमान, तुमने ऊपर पढ़ा था द्रव्यमान, और यहां पर क्या लिखा गया है? वजन। वजन किसकी वजह से होता है? ग्रेविटी की वजह से। किसकी वजह से? ग्रेविटी। मतलब यहां पर जब ग्रेविटी पृथ्वी अपनी तरफ चीजों को खींचेगी, कि उसने खींचा है और अपनी तरफ एक डायरेक्शन में ही खींचा है, तब जाके क्या बना है? वजन बना है। इसलिए ये भी किसके अंदर चली जाएगी? सदिश यानी कि वेक्टर क्वांटिटियों के अंदर। अब आ जाओ, यहां से आपसे क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। ये तो थे आपके कि मापन और मात्रक होते क्या हैं। अब कुछ अन्य यूनिट भी तो आपके यहां पर एग्जाम में पूछी जाती हैं, जैसे सबसे पहले दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दूरी मापने की जो सबसे बड़ी इकाई क्या है? वो पारसेक है। अब होती क्या है ये चीज मैं आप लोगों को क्लियर करा दूंगा। यहां पर एक पारसेक में 3.26 प्रकाश वर्ष होते हैं, ये बात भी आपने याद रखनी है, या 3.26 इंटू 10 की पावर 16 मीटर भी हम इसको कह सकते हैं। सबसे पहले तो आपको यही याद होना चाहिए कि पारसेक है क्या। पारसेक एक दूरी मापने की इकाई है। क्या है? पारसेक एक दूरी मापने की इकाई है। अच्छा, दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई पूछी जाए तो भी क्या जवाब दोगे? सर पारसेक होती है। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या बताओगे? पारसेक। एक पारसेक की वैल्यू पूछ ले तो 3.26 प्रकाश वर्ष आएगी, और इसकी अगर यहां पर ये वैल्यू लिखी है 3.26, अभी प्रकाश वर्ष हटा दिया, 10⁻16 मीटर कह सकते हो। तो अभी आगे हम यहां पर प्रकाश वर्ष लिखा हुआ है, इसके बारे में अभी पढ़ेंगे जस्ट आगे, बट इतना याद हो जाना चाहिए कि दूरी किसकी, दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई अगर कोई है तो वो क्या है? पारसेक है। चलो आगे, इसमें हम देखेंगे लंबाई या बहुत अधिक, लंबाई या बहुत अधिक लंबी दूरी, फिर दूरी आ गया, फिर दूरी आ गया। देखिएगा, मापने के लिए किसका यूज करते हो? प्रकाश वर्ष का प्रयोग किया जाता है, और प्रकाश वर्ष की वैल्यू 9.46 इंटू 10 की पावर 15 तो लगे तो मीटर में बोलोगे,
और अगर 9.46 इंटू 10 की पावर 12 में लगे तो किलोमीटर। ऐसा क्यों? क्योंकि 3 जीरो कम होगी, जब 1000 होता है और 3 जीरो कम करता हूं तो मीटर में कम हो जाती है, तो यहां पर ये अभी समझना क्या है। प्रश्न पूछा गया था कि प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है। प्रश्न पूछा गया था प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, किसका मात्रक है। ऑप्शन ए में दे रखा था प्रकाश मापने का, प्रकाश मापने का। 2 में पूछा गया था दूरी मापने का। आगे मैं नहीं लिख रहा हूं, इतने याद रखिए। बच्चे कंफ्यूज कि जब प्रकाश वर्ष है तो प्रकाश को ही तो मापने के काम आएगा, तो यहां पर आंसर टिक करके अपना आंसर क्या करके आगे थे, गलत करके आगे थे। तो प्रकाश वर्ष नाम जरूर प्रकाश वर्ष है, बट ये मात्रक किस चीज का है मेरे भाई, किसका है, दूरी का। तो ये बात कंफ्यूजन रहती है, आर्मी वाले जो बच्चे एग्जाम देते हैं 100% रहेगी। और इस चीज को क्लियर कर लेना कि प्रकाश वर्ष किसको मापने का है, दूरी। पूछ ले कि एक प्रकाश वर्ष में वैल्यू, तो 9.46 इंटू 10 की पावर 15 मीटर, यहां पर ये वैल्यू भी आपको याद रखनी होगी। अगली बात, इसके बाद क्या चलता है कि चलो मैं एक चीज आपको एक क्लियर कर देता हूं। अभी तुम लोगों ने पारसेक पढ़ लिया और प्रकाश वर्ष पढ़ लिया, ये चीज शायद आपने आज पहली बार देखी होंगी, या जो बच्चे पहले से तैयारी कर रहे हैं तो शायद उनको पता भी होगा। मान लो मैं आपसे पूछता हूं कि यार 100 सेंटीमीटर इकट्ठे हो जाएं तो क्या बनाओगे, तुम बोलोगे सर 1 मीटर बन जाएगा। मैं आपसे पूछता हूं कि अगर 1000 मीटर इकट्ठे हो जाएं तो तुम बताओगे सर 1 किलोमीटर इकट्ठा जाएगा। मतलब उन छोटी छोटी क्वांटिटियों को तुम इकट्ठा करके जाते हो और अलग नाम उसको रिप्रेजेंट करते जाते हो। 100 सेंटीमीटर 1 मीटर, 1000 मीटर 1 किलोमीटर। अभी इसी प्रकार अगर मैं 9.46 इंटू 10 की पावर 12 किलोमीटर को इकट्ठा कर लूं, 1 किलोमीटर के बाद इतने किलोमीटर कितने हो जाते हैं, ये 9.46, इसके आगे अभी जीरो लगा लो, कितनी बनती है, ठीक है ना। तो अगर इतने किलोमीटर इकट्ठा कर लूं तब जाके क्या बनता है, एक प्रकाश वर्ष बनता है। और एक प्रकाश वर्ष भी कितने, 3.26 प्रकाश वर्ष इकट्ठा कर लेंगे तब जाके एक क्या बनेगा, पारसेक बनेगा। तो सोचो, सेंटीमीटर से इकट्ठा करना स्टार्ट किए थे, 100 सेंटीमीटर 1 मीटर, 1000 मीटर 1 किलोमीटर, इतने किलोमीटर इकट्ठा किए तब जाके एक प्रकाश वर्ष, और एक प्रकाश वर्ष 3.6 प्रकाश वर्ष करे तो तब जाके एक पारसेक बना। एक चीज और पूछी जाती है, इस प्रकाश वर्ष की डेफिनेशन क्या है, तो यहां पर पूछते हैं सूर्य के प्रकाश के द्वारा जो सनलाइट है उसकी जो लाइट है 1 साल में कितनी दूरी कवर करेगी। सूर्य प्रकाश, जो सूर्य की लाइट है 1 वर्ष में, ठीक है ना, 1 ईयर में, ठीक है ना, द सनलाइट, हाउ मच डिस्टेंस इज कवर्ड बाय द सनलाइट इन 1 ए पर्टिकुलर ईयर, तो आप बताओगे वो उसको क्या कहा जाता है, प्रकाश वर्ष कहा जाता है। चलिए बढ़ते हैं आगे, आ जाओ। अभी आपसे पूछा क्या जाता है ये सुनिएगा। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, दूरी मापने की। भाई वैल्यू आपकी 9.46 इंटू 10 की पावर 15 मीटर। खगोलीय मात्रक एक नई चीज आ गया भाई आपके सामने। अब ये खगोलीय मात्रक किस चिड़िया का नाम है, किसी स्टैंडर्ड चीज के बारे में, किसके बारे में, सूर्य से पृथ्वी के बीच की दूरी, सूर्य से पृथ्वी के बीच की दूरी। अब इस पृथ्वी से, सूर्य से पृथ्वी के बीच की दूरी को हम 150 मिलियन किलोमीटर के अंदर मापते हैं। लेकिन हम 150 मिलियन कहने से अच्छा है कि हम इसको क्या कह दें, 1 AU कह दें। 150 की उस स्टैंडर्ड माप की वैल्यू को हमने बोल दिया एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। क्या बोला मैंने, एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। यही एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या कहलाई गई, खगोलीय मात्रक। तो खगोलीय मात्रक में भी मापते क्या हैं, दूरी ही तो मापते हैं। उसके बाद में ये लिखा हुआ भी है मेरे भाई, 1 AU की वैल्यू होती है 1.496 इंटू 10 की पावर 12, या फिर आप इसको कह सकते हो 151.67 किलो मिलियन, या 150 मिलियन आता है एग्जाम में, लगभग 150 मिलियन किलोमीटर आता है। सूर्य से पृथ्वी के बीच की दूरी कितनी है, ये वैल्यू नहीं आती है इतनी, 150 मिलियन किलोमीटर आती है, बट लिख दिया दोनों, जो भी आप नोट करके रखिएगा। एग्जाम में पूछ ले कि पारसेक किसकी इकाई है, तो तुम्हारा जवाब फटाक से आना चाहिए दूरी की। पारसेक किसकी है, दूरी की। एंगस्ट्रॉम पूछ ले, अब एक और चीज नहीं आ गई भाई। तुमने पढ़ा दूरी की सबसे बड़ा मात्रक, तुमने पढ़ा सर पारसेक। क्या पढ़ा, पारसेक। ये सबसे बड़ा है दूरी का। और मैं आपसे पूछ लूं कि दूरी का सबसे छोटी इकाई क्या है, तो तुम्हारा जवाब तब हो जाना चाहिए फर्मी।
सबसे छोटी, मतलब माइक्रो में अगर किसी चीज को मापना है, माइक्रो माइक्रो बिल्कुल छोटी, तो इसमें आप फर्मी बोलोगे। फर्मी की वैल्यू होती है 10 की पावर -15 मीटर। फर्मी बिल्कुल छोटी हो गया। इससे थोड़ा सा बड़ा क्या होता है, एंगस्ट्रॉम होता है। इससे थोड़ा सा बड़ा, कितना बड़ा, यहां पर तो -15 थी, यहां पर कितना लग के चलता है, -10 मीटर। तो हम कैसे मानने, कैसे समझे इस चीज को, ऊपर से स्टार्ट करें, पारसेक, पारसेक से छोटा प्रकाश वर्ष, पारसेक से छोटा प्रकाश वर्ष यानी कि लाइट ईयर, उससे छोटा किलोमीटर, उससे छोटा तुमने पढ़ा है मीटर, उससे छोटा सेंटीमीटर, और ऐसे कर करके बिल्कुल नीचे चला जाए तो यहां पर आपका आ जाएगा फर्मी। क्या चला जाएगा, फर्मी। और फर्मी से ऊपर अगर हम देखें तो आप तुम कहोगे सर यहां पर एंगस्ट्रॉम को माप लें। इस प्रकार की ये टेबल बनती है। बाकी फिर भी कुछ भी याद नहीं रहे तो इतना तो याद रखना कि दूरी का सबसे बड़ा मात्रक पारसेक, सबसे छोटा मात्रक फर्मी। फर्मी में आपका जो नाभिक होता है ना, आगे पढ़ेंगे, चलो अभी नहीं करेंगे। फर्मी में नाभिक जो होता है उसकी त्रिज्या यानी कि उसकी रेडियस को मापा जाता है, और एंगस्ट्रॉम में उस नाभिक यानी कि एटम को मापा जाता है। एटम यानी कि अणु को मापा जाता है, ठीक है ना। तो ये चीजें भाई आप लोगों ने क्या रख लेनी है, याद रख लेनी है। क्योंकि जब आप नाभिक पढ़ते हैं ना तो नाभिक का भी एक एटम का मॉडल आता है, और आपको ये पता है कि सबसे जो छोटी इकाई है, सबसे छोटी इकाई है वो आपका क्या होता है, अणु या परमाणु होता है, ठीक है ना। सबसे छोटी इकाई जो है वो परमाणु होता है। जब जीव विज्ञान पढ़ते हैं तो वहां पर हमारी कोशिका हो जाती है। जब जीव विज्ञान पढ़ते हैं तो वहां पर क्या हो जाती है, कोशिका यानी कि सेल हो जाता है। और जब हम भौतिकी के अंदर आते हैं, केमिस्ट्री के अंदर आते हैं, तो वहां पर हमारा जो सबसे छोटा जो है वो क्या हो जाता है, परमाणु, जिसके और छोटे टुकड़े ना किया जा सके, तो वो चीज होती है भाई, ठीक है ना। तो ये चीजें आपको याद रहनी चाहिए। पारसेक आपको पता चल गया कि दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है। प्रकाश वर्ष पता चल गया, दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है। मैं आपसे पूछूं कि सबसे छोटी इकाई क्या है, तो तुम्हारा जवाब हो जाएगा फर्मी। क्या हो जाएगा, फर्मी हो जाएगा। मैं उससे पूछूं कि यार फर्मी से कुछ ऊपर, अच्छा एक चीज और, एंगस्ट्रॉम में है ना, एंगस्ट्रॉम में एक जो प्रकाश आपके पास आता है सूर्य से प्रकाश, उसकी जो तरंग दैर्घ्यता यानी कि वेवलेंथ मापने के लिए भी आप किसका प्रयोग करते हो, एंगस्ट्रॉम का प्रयोग करते हो, ठीक है ना। ये बात भी आप याद रखना है कि प्रकाश की जो तरंग दैर्घ्यता है वो किस में मापी जाती है, तो प्रकाश की जो तरंग दैर्घ्यता है वो आपकी मापी जाती है एंगस्ट्रॉम में। एंगस्ट्रॉम की वैल्यू 10 की पावर -10, फर्मी की वैल्यू 10 की पावर -15 मीटर। मीटर में ये आप लोग काउंट करते हो इसके साथ ही। तो चलिए बढ़ते हैं अगली स्लाइड में भाई। अगली में क्या है, यहां पर आपसे पूछा जाता है एग्जाम में कि साउंड यानी कि ध्वनि, ध्वनि को किस में मापा जाता है, साउंड को किस में मापा जाता है, डेसिबल में मापा जाता है। किस में मापा जाएगा, डेसिबल में। बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि ध्वनि की जो मापने की इकाई है वो क्या हो जाएगी, डेसिबल में मापी जाएगी। और कई बार एग्जाम में यह भी पूछ लिया जाता है कि जो डेसिबल है, डेसिबल है कितने डेसिबल तक की जो ध्वनि है, कितने डेसिबल तक की जो ध्वनि है वो मनुष्य के कानों के लिए या मनुष्य के लिए हानिकारक है, तो 90 डेसिबल, ठीक है ना। 90 डेसिबल की जो ध्वनि है वो आपकी ज्यादा नुकसानदायक है। सामान्य बातचीत जो करते हैं वो कितनी होती है, 25 से 30 डेसिबल की होती है। और जो तुम एक दूसरे की शिकायत करते हो तब तो फिर कुछ डेसिबल कम ही हो जाता है, वो तो फिर आपका कितना आता है, 5 डेसिबल भी होता है कि नहीं होता, कई होगा तो 5 डेसिबल बस कान में ही बोला जाता है। तो ये बात आपने याद रख लेनी है, ठीक है ना। समुद्र के अंदर जब दूरी मापने की बारी आती है, समुद्र के अंदर जब दूरी मापने की बारी आती है तो वो नॉटिकल मील में मापी जाती है, नॉटिकल मील। जैसे हम वैसे तो रोड पे तो बोल देते हैं कि किलोमीटर, रोड पे क्या बोल देते हैं, किलोमीटर बोल देते हैं, लेकिन जब समुद्र के अंदर मापने की बारी आती है तब तुम वहां पर क्या कहते हो, नॉटिकल मील। समुद्र की गति मापने में नोट, समुद्र की गति स्पीड अगर मापने है, कितने नोट की स्पीड से ये शिप चलने लग रहा है, ये जहाज चलने लग रहा है, नोट। समुद्र की गहराई अगर मापनी है, कितनी गहराई है, पानी की गहराई है, तो वो किस में मापी जाती है, फैथम में मापी जाती है। किस में भाई, फैथम में। लेंस की समता, लेंस की अगर समता की बात करें तो डायोप्टर, लेंस की समता में मापते तो डायोप्टर। कई बार ये पूछ लिया जाता है कि धूप के चश्मे की जो, ठीक है ना, जब तुम एटीट्यूड दिखाने के लिए जब लगाते हो ना डायोप्टर, जो धूप का चश्मा, यानी कि सिर्फ वहां पर सिंपल ग्लास होते हैं तो उनकी पावर होती है 0 डायोप्टर होती है। प्रेशर, दाब, दाब किस में मापा जाता है, पास्कल में। पास्कल के सिद्धांत पे तो इतनी सारी चीजें हैं ना, जैसे हाइड्रोलिक ब्रेक है, हाइड्रोलिक प्रेशर मशीन है, हाइड्रोलिक स्टीयरिंग है, जितने भी आप ये जेसीबी वगैरह चलती है ये सारी पास्कल के नियम के आधार पर चलती है, तो याद रखिएगा। फ्रीक्वेंसी, आवर्ती, आवर्ती को मापा जाता है हर्ट्ज में। किस में मापा जाता है, हर्ट्ज में। यहां पर आपसे पूछा जाता है कि मनुष्य का जो है, मनुष्य जो है कितने आवर्ती यानी किस हर्ट्ज तक किस साउंड को सुन सकता है, तो 20 हर्ट्ज से 20,000
हर्ट्ज तक की जो साउंड है मनुष्य सुन पाता है, इससे नीचे की नहीं सुन पाता, इससे ऊपर की नहीं सुन पाता। ये वैल्यू आपको याद रहनी चाहिए। अगली बात में क्या है, ज्योति फ्लैक्स। यस, जो अभी मैंने आपको ज्योति तीव्रता जस्ट फर्स्ट स्लाइड में आपको बताया था, ज्योति तीव्रता मतलब बहुत दूर तक जाना, और ज्योति फ्लैक्स एक एरिया ज्यादा कवर करना, तो वो हम किस में मार पाएंगे, ल्यूमेन में। भाई किसकी लाइट ज्यादा है, दोबारा फिर समझा देता हूं। जैसे घर में टॉर्च लेके जाते हो खेतों में, उसकी लुमिनस इंटेंसिटी ज्यादा है, बट जब शादी वादी वगैरह में तुम लोग मरकरी रोड लगाते हो, उसकी लुमिनस फ्लैक्स ज्यादा है, वो एरिया ज्यादा कवर करती है, इसलिए वो लुमेन में मापा जाएगा। वायुमंडलीय दबाव, एटमॉस्फेरिक प्रेशर किस में मापते हैं, बार में। इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, विद्युत प्रतिरोध, प्रतिरोध मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी को रोक के आगे ना बढ़ने दे, विद्युत प्रतिरोध को किस में मापा जाता है, ओम में मापा जाता है। सुपरसोनिक साउंड, जैसे फाइटर जेट है, राफेल है, मिग 29 है, 21 है, ये सारे के सारे अगर इनकी स्पीड को अगर हम काउंट करें तो वो किस में करते हैं, मैक में किया जाता है। अमाउंट ऑफ हीट, यानी कि उष्मा की मात्रा को आप किस में मापते हो, कैलोरी में। एक मनुष्य को कितने कैलोरी की आवश्यकता होती है, तो ये सारी जो उष्मा या हीट की बात आती है, तो वो किस में मापने की बारी आती है, कैलोरी में मापने की बारी आती है। आगे है विद्युत आवेश। विद्युत आवेश और विद्युत धारा में फर्क है। विद्युत आवेश यानी कि चार्ज, तो ये किस में मापा जाता है, कूलॉम में। चार्ज होता है दो प्रकार का, चार्ज होता है दो प्रकार का, एक पॉजिटिव और एक होता है नेगेटिव। चार्ज के बारे में जो बताया था वो साइंटिस्ट, मैं आगे भी करवाऊंगा, बाकी अभी याद है तो याद रख लिया। ये था आपका बेंजामिन फ्रैंकलिन। क्या था भाई, बेंजामिन फ्रैंकलिन। बेंजामिन फ्रैंकलिन याद रखिएगा, मैं आपसे पूछूंगा आगे कि चार्ज का आविष्कार या चार्ज के बारे में किसने बताया था, तो बेंजामिन फ्रैंकलिन। और एक चीज और, इसने तड़ित चालक, ये क्या चीज है भाई, ये क्या चीज है, तड़ित चालक। जब बरसात के मौसम में बादल जो क्लाउड्स होते हैं उनके अंदर जब इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, पैदा होती है, तब आपके पास कई बार जमीन के साथ भी वो एक कंडक्टर का काम करती है, तो उसको बचाने के लिए बड़ी बड़ी बिल्डिंगों पे एक वायर छोड़ दी जाती है ऊपर, थोड़ा सा बिल्डिंग से ऊपर निकाल के और जमीन के अंदर लाके छोड़ जाती है। दैट इज द तड़ित चालक, यानी कि लाइटिंग कंडक्टर होते हैं। और इसकी खोज भी करने वाला कौन था, बेंजामिन फ्रैंकलिन था। सोने की शुद्धता, भाई सोना बहुत ज्यादा गया हुआ है, बहुत महंगा गया हुआ है, और इसकी शुद्धता की अगर बात करें तो किस में बात करेंगे, कैरेट में। क्योंकि 22 कैरेट गोल्ड जो है, 22 कैरेट जो गोल्ड है वो प्योर, 24 कैरेट गोल्ड है वो प्योर है, 24 कैरेट गोल्ड प्योर है। और जो आपकी ज्वेलरी बनती है, आभूषण बनते हैं, वो किस में बनते हैं, 22 कैरेट में बनते हैं। 18 कैरेट में भी यूज करते हैं, बाकी 22 कैरेट जो है उससे मोर इफेक्टिव रहते हैं, और 24 कैरेट जो है वो प्योर गोल्ड होता है। अच्छा चलो, गोल्ड के बारे में बाद में बताएंगे। बाकी एक ऐसी धातु भी है जिस पर इन्वायरमेंट का प्रभाव नहीं पड़ता और स्वतंत्र रूप से इन्वायरमेंट में पाई जाती है इस पर, यानी कि जैसे लोहे को जंग लग जाता है, बट गोल्ड के साथ ऐसा कुछ नहीं होता। कार्य को किस में मापते हैं, जो तुम कार्य करते हो उसको जूल में मापा जाता है। किस में मापा जाता है, जूल में। अब मैंने जो आपको 4 पद्धतियां स्टार्टिंग में करवाई थी उसमें पूछा जाता है ये, और पूछा जा चुका है आपके आर्मी के एग्जाम में, एसएससी के एग्जाम में, कि जो कार्य का सीजीएस मात्रक है वो क्या है, तो तुम्हारा जवाब अब आना चाहिए अर्ग है। फिर बात आती है फोर्स, बल। बल को हम एसआई मात्रक में मापते हैं, न्यूटन में। बट अगर पूछ लिया जाए फोर्स की सीजीएस मात्रक क्या है, तो तुम्हारा जवाब अब आना चाहिए डाइन। 1 न्यूटन यानी कि 10 की पावर 5 डाइन, और 1 किलो में यह भी पूछा जा चुका है कि 1 केजी में कितने न्यूटन होते हैं, तो 9.8 न्यूटन यहां पर आपकी वैल्यू देखने को मिलती है। तो ये थे आपके यूनिट एंड मेजरमेंट से रिलेटेड। अभी देखिएगा मापन, तुम लोगों ने अगर ये क्लास को एक बार अच्छे से देख लिया है ना, तो यहां पर रुकिए, और अगर नहीं देखा है तो एक बार आप पीछे वापस जाइएगा और कंप्लीट उस चीज को ऑब्जर्व कीजिएगा कि क्या क्या बताया गया है और क्या नहीं बताया गया है। उसके आधार पे अब आपको इन क्वेश्चनों का जवाब देना है। अगर आपके यहाँ क्वेश्चन ठीक होने लग रहे हैं तो आप लोगों को देखना है कि हाँ इस क्लास का फायदा मेरे को मिला है। तो देखिएगा यहां पर है पहला क्वेश्चन आपके सामने। क्वेश्चन ऐसे बनेंगे भाई, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ लेंथ, लंबाई का एसआई मात्रक क्या है। जो मैंने स्टार्टिंग में आपको 2 क्वेश्चन बताए थे उनका जवाब अब आपको अब देखने को मिलेगा। लंबाई का एसआई मात्रक क्या है, तो यहां पर मीटर दिया हुआ है, किलोमीटर दिया हुआ है, सेकंड दिया हुआ है, रेडियन दिया हुआ है। एक बार अगर आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा है तो इसका जवाब अपना टिक करके रखिएगा, और फिर अभी मेरे बताने के बाद अगर आपका आंसर ठीक होता है तो उसको टिक कर लीजिएगा। तो यहां पर है लंबाई का एसआई मात्रक क्या है, तो यहां पर मेरा जो जवाब रहेगा वो लंबाई का एसआई मात्रक मीटर रहेगा, और शायद आपका भी क्या था, मीटर ही था। तो आप लोगों ने अच्छे से जवाब दे पाए होंगे। और क्या क्वेश्चन बन सकता है लो भाई, क्वेश्चन अगला बन गया कि
व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ टाइम, समय का एसआई मात्रक क्या है, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ टाइम, समय का एसआई मात्रक क्या है। तो ये मीटर है, ये किलोमीटर है, ये सेकंड है, या फिर ये रेडियन है। तो क्या होने वाला है, तो यहाँ पर समय का जो एसआई मात्रक है, अभी अभी पढ़ के आए हैं और नहीं भी पढ़ा तो फिर यहाँ पर जाकर स्टॉप कीजिए, बैक जाइए और दोबारा से इस क्लास को अच्छे से देखिएगा ताकि आपको ये कोई भी डाउट ना रहे। तो समय का जो एसआई मात्रक है वो आपका क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। सी ऑप्शन इज द राइट। और भी बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहां पर है द्रव्यमान का एसआई मात्रक क्या है, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ मास। द्रव्यमान मास का पूछा गया है, ये ग्राम है, किलोग्राम है, मीटर है, या फिर केल्विन है। जल्दी से इसका जवाब दो, उसके बाद आंसर अगर मैं बताता हूं तो ठीक रहता है तो ठीक, अदरवाइज फिर वही काम रिपीटेड आप इस चीज को कर सकते हैं। यहां पर है द्रव्यमान का एसआई मात्रक आपका जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, किलोग्राम इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 3। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ मास, तो दैट इज द आंसर इज किलोग्राम। नेक्स्ट वन, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। यस, व्हाट इज द, एग्जाम में बिल्कुल सेम का सेम फॉर्मेट ये रहने वाला है आपका। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, दैट इज द मीटर, दैट इज द एम्पेयर, ग्राम, मोल। तो कौन सा होगा यहां पर, तो विद्युत धारा को जो मापा जाता है वो किस में मापा जाता है, एम्पियर के अंदर काउंट किया जाता है। अगला क्वेश्चन आपका रहेगा, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर, तापमान का एसआई मात्रक क्या है। सेकंड है, एम्पियर है, केल्विन है, या फिर मोल है। 4 ऑप्शन है, बट यहां पर अभी है ना इतना आसान भी नहीं बनाएगा। यहां पर आपको दे देगा सेल्सियस, क्या दे देगा, सेल्सियस दे देगा। यहां पर आपको दे देगा फारेनहाइट, क्या दे देगा, फारेनहाइट दे देगा। थर्ड यही रख देगा या इनमें से कोई नहीं। अब बच्चे कंफ्यूज होंगे कि सेल्सियस करूं क्योंकि सेल्सियस में भी मापते हैं, फारेनहाइट करूं, बट जब ऐसा यूनिट की बात आती है तब यहां पर आपका हो जाता है केल्विन, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वन, पदार्थ का परिणाम का एसआई मात्रक क्या है, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, दैट इज द सेकंड, एम्पियर, केल्विन एंड मोल। तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस लास्ट में पढ़ा था, तो क्या होना चाहिए इसका, यहां पर हो जाएगा आपका मोल। पदार्थ के जब परिणाम की बात आती है तो यहां पर मोल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला है व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ लुमिनस इंटेंसिटी। अच्छे से पढ़िएगा, ये लुमिनस इंटेंसिटी है, तो यहाँ पर रेडियन है, कैंडेला है, केल्विन है, या मोल है। ऑप्शन आसान दे रखे हैं, बाकी यहाँ पर आपको कंफ्यूज करने के लिए लुमिनस फ्लक्स वाला भी दे देगा, ठीक है ना, यहाँ पर आपको लुमिनस फ्लक्स वाला भी दे देगा, तो इस चीज को कवर कीजिएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा भाई, ज्योति तीव्रता जो है वो किस में मापी जाती है, ज्योति तीव्रता लुमिनस इंटेंसिटी को मापा जाता है कैंडेला के अंदर मापा जाता है। अगला क्या हो जाएगा, समतल कोण का मात्रक क्या है। समतल कोण हमने 2 पढ़े थे, एक रेडियन पढ़ा था, एक स्टेडियन पढ़ा था, तो सोचने की बात ही नहीं है। समतल कोण किस में चला जाएगा, रेडियन में चला जाएगा। ए इज द राइट ऑप्शन। ये नोट कर लीजिएगा या फिर इनका अपनी कॉपी में जरूर नोट करिएगा। व्हाट इज द यूनिट ऑफ सॉलिड एंगल, ठोस कोण का मात्रक क्या है। तो ठोस कोण का मात्रक आपका क्या हो जाएगा भाई, रेडियन, स्टेडियन, या फिर कैंडेला, या फिर डेसिबल। तो स्टेडियन, ऊपर रेडियन तो पढ़ ही चुके, और अभी आ जाएगा आपका स्टेडियन आ जाएगा, ऑप्शन सी इज द राइट। इसके बाद आपका क्वेश्चन बनता है, खगोलीय इकाई मात्रक है, समय का है, दूरी का है, तापमान का है, या ध्वनि का। तो खगोलीय इकाई में क्या मापते हैं, समय को तो मापते नहीं, तापमान को मापते नहीं, ध्वनि को मापते नहीं, तो किसको मापते हैं, अरे भाई मापते हैं डिस्टेंस यानी कि दूरी को। किसकी दूरी को, सूर्य से पृथ्वी, सूर्य से पृथ्वी के बीच की दूरी को ही तो खगोलीय मात्रक बोला जाता है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका। अगला है प्रकाश वर्ष मात्रक है, लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है। यस, यहां पर कंफ्यूजन, प्रकाश वर्ष का मात्रक है क्या, तो प्रकाश वर्ष प्रकाश का तो है नहीं, तो यहां पर जो बचेगा वो क्या हो जाएगा, दूरी का मात्रक हो जाएगा। तो इस प्रकार आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पुटअप करेगा, अगर क्लास अच्छे से समझी होगी ना तो आपको पता चलेगा। पार्सेक किसका मात्रक है, तो इसमें क्या सोचने की बात है, पार्सेक जो है वो किसका है, दूरी का, यानी कि डिस्टेंस का ही तो मात्रक है। पर पार्सेक और डिस्टेंस का भी सबसे बड़ा मात्रक है, पार्सेक जो है डिस्टेंस का भी सबसे बड़ा मात्रक है। सबसे छोटा आप लोगों ने पढ़ाई है फर्मी। ध्वनि का मात्रक क्या है भाई, ये सारी की सारी ऊपर जो था ना उसी को एमसीक्यू में बदल दिया, अभी आपको तो समझ में आना ही चाहिए। ध्वनि का मात्रक क्या है, तो यहां पर साउंड है, टेम्परेचर है, डिस्टेंस है, या फिर डेसिबल है। तो यहां पर राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डेसिबल। ध्वनि को किस में मापा जाता है, डेसिबल में मापा जाता है। अगला है एक एंगस्ट्रॉम, यानी कि एंगस्ट्रॉम इज द यूनिट ऑफ, एंगस्ट्रॉम किसकी इकाई है, ध्वनि, ऊष्मा, तरंग दैर्घ्य या डेसिबल। अब आपको मैंने बताया था उस टाइम कि जो एंगस्ट्रॉम में वो क्या मापी जाती है, तो एंगस्ट्रॉम में आप जल्दी से बताइएगा इसका आंसर क्या रहने वाला है। तो एंगस्ट्रॉम में जो मापा जाता है वो प्रकाश की तरंग दैर्घ्यता को मापा जाता है, वेवलेंथ ऑफ द
लाइट को मापा जाता है। अगला हो जाएगा व्हाट इज द इंटरनेशनल यूनिट ऑफ मेजरमेंट। ऊर्जा मापने की अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्या है? ऊर्जा मापने की अंतर्राष्ट्रीय इकाई तो सेकंड तो है नहीं, वोट भी नहीं है, किलोवाट भी नहीं है, तो यहां पर क्या हो जाएगा? जूल। ऊर्जा को किस में मापा जाता है? जूल में मापा जाता है। फ्रीक्वेंसी, आवर्ती का मात्रक क्या है? आवर्ती का मात्रक क्या रहने वाला है? जल्दी से इसका आंसर बताओ। आवर्ती की इकाई हर्ट्ज है, सेकंड है, ग्राम है या फिर सेंटीमीटर है? एक बार आप प्रयोग करके इसका आंसर देने की कोशिश कीजिएगा, फिर आगे बढ़िएगा। तो यहां पर आपकी जो आवर्ती की इकाई है वो क्या हो जाएगी भाई? हर्ट्ज हो जाएगी। दैट इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए। अगला है एक असौ शक्ति। यस, ये नहीं आया था भाई अभी। एक असौ शक्ति, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। 1 हॉर्स पावर की बात होती है, 1 HP। घरों में मोटर, ठीक है, आटा बनाने की जो मशीन आती है वो मोटर लगी होती है, वो भी HP में ही आती है, ठीक है ना। तुम पानी के बोरवेल में जो सबमर्सिबल डालते हो वो भी HP में ही आती है, 10 HP। तो ये HP होता क्या है? तो एक HP की वैल्यू जो होती है वो 746 वाट के बराबर होती है। वो तुम कितने HP की लेते हो उसको मल्टीप्लाई से करके चलिएगा। ऑप्शन बी यहां पर क्या रहेगा? राइट रहेगा। अगला है निम्न में से सदिश राशि कौन सी है? यस, अब यहां पर अगर आपने अच्छे से क्लास पढ़ी है तो आप इसका जवाब दे पाओगे। निम्न में से सदिश राशि कौन सी है? विच ऑफ द फ्लोइंग इज द वेक्टर क्वांटिटी, मतलब जिसमें ओके सदिश राशि कौन सी है? तो ये फोर्स, मास, समय या विद्युत धारा। तो यहां पर सदिश पूछा है तो ये तो है नहीं, समय भी नहीं है, द्रव्यमान भी नहीं है, तो यहां पर क्या बचेगा? बल। बल जो है वो एक आपकी सदिश राशि, मतलब बल के साथ एक परिणाम और एक दिशा है, इनके साथ सिर्फ और सिर्फ परिणाम है, तो बल आपका यहां पर राइट आंसर रहने वाला है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए स्केलर क्वांटिटी। इस क्वेश्चन की लैंग्वेज बदल दी, ऑप्शन वही है क्या कि निम्न में से सदिश राशि नहीं है। अब की बार नहीं है पे बात आती है, ठीक है ना। फोर्स यानी कि बल अदिश राशि नहीं है, और अच्छा भाई डिस्प्लेसमेंट यहां पर ये हो जाएगा मास, यहां पर हो जाएगा मास, समय या फिर इलेक्ट्रिक करंट। अदिश राशि नहीं है, बाकी तो सारी इसमें अदिश हैं, बट एक राशि ऐसी है जो अदिश नहीं है, मतलब स्केलर क्वांटिटी है, बाकी तो एक ऐसी है जो स्केलर नहीं है। तो फिर वहीं पर आंसर आके टिकता है। फोर्स जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, वो स्केलर के अंदर नहीं आती है, तो राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। ये मास है इसके पास, ये जो मिसप्रिंट दैट इज द मास। और अभी आता है आपके पास लेंस की अक्षमता को किस में मापा जाता है? तो द पावर ऑफ द लेंस इज मेजर्ड इन, लेंस की अक्षमता किस में मापी जाती है? मीटर में, किलोमीटर में, सेकंड में या फिर डायोप्टर में। तो लेंस की अक्षमता को अगर मापा जाता है तो आपने पढ़ा है अभी अभी, ये किस में मापा जाता है? डायोप्टर में मापा जाता है। तो ये थे आपके। उसके बाद में यहां पर आपका ये क्लास कंप्लीट हुआ यूनिट एंड मेजरमेंट्स का। तो इसको कंप्लीटली आप बिल्कुल इच्छा से, बिल्कुल कॉपी और पेन लेके हर चीज़ को नोट करते अगर चलेंगे तो ये जो टॉपिक है आपका कोई भी डाउट नहीं छोड़ने वाला है, और एग्जाम जब देने जाओगे तो अपनी फुल थ्योरी के साथ जाओगे। चलिए करते हैं क्लास को यहीं समाप्त, खत्म करते हैं, और कल फिर एक और अच्छी सी क्लास के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।